अभी श्री शपथ के लिए माना जा रहा था कि ये होना है, उसके कई कारण है क्योंकि कुछ एक मंत्री हैं जिनको लेके काफी विवाद गहराया हुआ है, चाहे वो बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेशन को लेके तो धर्मेंद्र प्रधान का है, फिर उधर एप्स्टीन फाइल आने की वजह से पुरी साहब को लेके थोड़ा सा 2014 से खेल के सारे नियम बदल चुके हैं। यहाँ 2014 से कई लोगों पे एब्सटीन फाइल इज वेरी सीरियस एलिगेशन, या इनएफिशिएंसी का इतना बड़ा एलिगेशन धर्मेंद्र प्रधान पे लग रहा है। संसद के भीतर अपना बहुमत हासिल करना है, क्योंकि वो बहुमत मतलब अभी वैसा तो है लेकिन 2/3 की तरफ अब जा रही है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी कंपल्शन मोदी जी के लिए बन सकती है कि एक रिशफल करके कुछ लोग जो नाराज हों या कुछ लोग जिनको खुश करना है उनको लाया जा सकता है। दलों के सांसद अपने अपने साथ आए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पुरस्कृत करना है, जिसमें टीएमसी हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। देश की राजनीति में इस वक्त भूचाल सा आया हुआ है। एक और जहां राम मंदिर को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हैं कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है इसमें, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो केंद्र सरकार में भी चर्चाएं अब इस बात की बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं कि जल्दी रीशफल होने वाला है। कुछ मंत्रियों के पद काटे जा सकते हैं और कुछ नए चेहरों को सामने लेकर आया जा सकता है। और चूंकि 2 साल से ज्यादा का समय हो गया जब नरेंद्र मोदी सरकार को तीसरी बार सत्ता में आई थी, तो अब ये कयास भी लगाने लाजमी बन जाते हैं, क्योंकि दो बड़े स्टेटों में इलेक्शन होना, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में। पंजाब में बीजेपी को बहुत ज्यादा कुछ अभी तक वहां पर उनका वर्चस्व है नहीं, लेकिन उनको हासिल बहुत कुछ वहां पर करना है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी इस बार तीसरी बार टर्म में आने का प्रयास करेगी, क्योंकि जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं और बहुत टफ इलेक्शन रहने वाला है। इसी को देखते हुए शायद केंद्र सरकार अपने मंत्रालयों में कुछ बदलाव कर सकती है। इन्हीं को लेकर चर्चा करेंगे हम, क्या ये सुगबुगाहट है या वाकई में हम जल्दी कुछ नया रिशफलिंग देखेंगे और कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल होता हुआ देखेंगे। मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं जो केंद्र की राजनीति को बड़े करीब से देखा है। इन्होंने किस तरीके से मंत्रालयों का बंटवारा होता है, विभाग किस तरह का काम करते हैं, सभी पर निगाहें उनकी रहती हैं। स्वागत कीजिए मेरे दोनों मेहमानों का। मंजरी चतुर्वेदी जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनिल आनंद सर हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली में ही कई सालों तक रिपोर्टिंग की है और सत्ता को समझा है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। मंजरी मैम, मेरा पहला सवाल आपसे है। आपने केंद्र सरकार को बहुत लंबे अरसे तक कवर भी किया है, पार्लियामेंट भी देखा है, मंत्रालयों को भी बड़ा करीब से देखा है। क्या लग रहा है आपको कि वाकई में जल्दी रिशफल होने वाला है? क्योंकि जो सुगबुगाहट है सत्ता के गलियारों में कि जो नए चेहरे इतने सारे बीजेपी में शामिल हुए हैं अभी, उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव और पंजाब का चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये रिशफलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपका क्या नजरिया है? अ, आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जितेंद्र, ये बात सही है कि पिछले काफी अरसे से ये बात चल रही थी कि कैबिनेट में रिशफल होना है, फेरबदल होना है। और अगर मोदी सरकार को देखें तो यहाँ पे जो रिशफल है वो, अगर आप देखें पिछले 12 सालों में, तो कोई बहुत जल्दी जल्दी नहीं, वो अपने सुविधा अनुसार करते हैं। और हम्म। अभी श्री शपथ के लिए माना जा रहा था कि ये होना है, उसके कई कारण है क्योंकि कुछ एक मंत्री हैं जिनको लेके काफी विवाद गहराया हुआ है, चाहे वो बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेशन को लेके तो धर्मेंद्र प्रधान का है, फिर उधर एप्स्टीन फाइल आने की वजह से पुरी साहब को लेके थोड़ा सा लोगों में एक वो है। तो ये लग रहा था कि वो कुछ मंत्रियों के चेहरे बदले जा सकते हैं, मतलब उनको विभाग बदले जा हम्म। सकते हैं। प्लस दूसरी तरह से, जिस तरह से अगर आप देखें कि बीजेपी अपना एक विस्तारवादी नीति पर चल रही है कि तमाम राज्यों में, मतलब उसका मुख्य लक्ष्य जो है वो किस येन केन प्रकारेण संसद के भीतर अपना बहुमत हासिल करना है। जी। क्योंकि वो बहुमत मतलब अभी वैसा तो है लेकिन 2/3 की तरफ अब जा रही है। जो दो 400 पार का उसने 2024 के लिए नारा जी दिया जी था, जी। जब वो 400 पार नहीं हुआ और 240 पे अटक गई, तो ठीक है, उसने टीडीपी और छोटे छोटे दलों से वो लेके समर्थन लेके अपना, जेडीयू से समर्थन लेके अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन अब उसके कई बड़े एजेंडे हैं जिसमें जिसके लिए उसको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है। और उसी वजह से वो लगातार 2024 में वो 400 पार की बात कर रही थी, 400 पार का नारा दे रही थी। लेकिन जब जब 400 पार मतलब 2/3 नहीं मिला, तो हम्म। बीजेपी के लिए अब या तो 2029 तक रुका जाए। अब हम्म। 2029 तक जिस तरह का बीजेपी की जो एक नीति है, मुझे नहीं लगता कि वो 2029 तक रुकने के लिए
कोई तैयार थी, इसलिए उसने ये दूसरा रास्ता चुना कि तमाम दलों के बीच में लोगों को, विधायकों को, सांसदों को अपनी तरफ किया जाए और अपना संसद के भीतर अपना बहुमत हासिल किया जाए, मतलब 2/3 बहुमत हासिल किया जाए। जी तो अब जाहिर सी बात है कि जब आपने इतने सारे साथियों को, आप नए साथियों को साथ में लेके आए हैं, तो वो सिर्फ उनको कहीं ना कहीं आपको एक रिवार्ड भी देना होगा, उनको कहीं ना कहीं संतुष्ट भी करना होगा। इस जो कैबिनेट रिशफल है, उस वही एक बड़ा मौका है जहां पे आप उनकी महत्वाकांक्षाओं को, उनको आप एक तरह से रिवार्ड दे सकते हो, उनको पुरस्कृत कर सकते हैं। जो एक नई वफादारी आपके सामने आई है, उनको आप इस तरह से पुरस्कृत कर सकते हैं। और अमूमन ये माना जाता है कि जो रीशफल होता है वो कैबिनेट, जो पार्लियामेंट सेशन होता है उसके आसपास ही होता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जुलाई में मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का होने जा रहा बिल्कुल। है, तो जी प्रथा यह है कि जब भी कैबिनेट रीशफल होता है तो प्रधानमंत्री संसद में जो अपने नए मंत्री बनते हैं उनका परिचय कराते हैं। तो ये सब को इसको देखते हुए कि माना यह जा रहा है कि पार्लियामेंट सेशन से पहले ये रीशफल हो सकता है। अब उस रीशफल में कुछ जो जिनके लिए कहा जा रहा है, कुछ ऐसे चेहरे हैं जो थोड़ा सा विवादास्पद हैं, ये सब है, उनको बदला जा सकता है। कुछ मंत्रियों का ये भी कहा जा रहा है उनके विभाग बदले जा सकते हैं, और कुछ नए चेहरों को मंत्री मंडल में शामिल किया जा सकता है। ऐसे चेहरे जो कि ये नए दलों के सांसद अपने अपने साथ आए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पुरस्कृत करना है, जिसमें टीएमसी हो गया। बंगाल में आपने देखिए इतना बड़ा बीजेपी को वहां वो मिला है, और सत्ता मिलते ही उन्होंने टीएमसी में इस कदर तोड़फोड़ कर, मतलब वहां पे इतनी इस कदर तोड़फोड़ हो गई। तो जाहिर सी बात है कि टीएमसी के जो एक साथी उनके साथ आए उनको भी वो करना है। फिर पंजाब बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब चुनाव अब बहुत ही कम समय बचा है, अगले साल चुनाव होने वाले हैं। तो वहां पे भी पंजाब को भी एक मैसेज देने के लिए जो आम आदमी पार्टी की इससे जो एक टूट हुई है और इनकी तरफ लोग आए हैं, तो उनको भी अपने साथ लेकर चलना है। तो मुझे लेकिन लगता है कि ये काफी लंबे समय से एक अटका हुआ चीज थी, जो जिसको अब जल्दी हो जाना चाहिए। अच्छा सर, क्या लगता है आपको कि जल्दी वाकई में हम बदलाव देखेंगे कुछ कैबिनेट में, या फिर ये एक हवा हवाई चीजें हैं जो जानबूझकर मीडिया में फैलाई जा रही हैं कि जल्दी रिशफल होने वाला है? क्योंकि सब जानते हैं कि मोदी साहब का स्टाइल कैसा है। अंत तक किसी को ये पता नहीं होता कि कौन इन है कौन आउट है, या कौन नया चेहरा आने वाला है। आपका क्या असेसमेंट है सर पूरी इस प्रतिक्रियाओं को देखते हुए? जितेंद्र जी, संभावनाओं का और पत्रकारिता का चोली दामन का साथ रहा है हमेशा। जी बिल्कुल। संभावनाओं का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान है पत्रकारिता में। बिल्कुल। मंजरी जी प्रिंट में रही है, मैं प्रिंट में रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक और तरह का कार्यशैली हो गई है। जी तो संभावनाएं कभी कभी इसलिए भी हम लोग जो संभावनाओं पे स्टोरी करते थे कि आपको स्टोरी करनी है। एक तो वो पक्ष है। दूसरा ये पक्ष, कुछ चीजें सामने दिखती हैं। अब जैसे शफल मंजरी जी ने बोला कि होना है, बहुत देर से नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं संभावनाएं जो है वो उनपे आधारित स्टोरी की जाती है। 2014 से खेल के सारे नियम बदल चुके हैं, और मैं अगर ये कहूं कि संभावनाओं के नियम भी बदल चुके हैं तो कोई गलत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी बतौर पत्रकार हमको संभावनाओं पे आधारित विश्लेषण भी हम लोग करते हैं, संभावनाओं पे आधारित स्टोरीज भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी कंपल्शन होती है हमको जी करना। जी जी। जहां मैंने कहा कि खेल के नियम बदल चुके हैं, उसका मुख्य कारण सिस्टम का सेंट्रलाइज्ड हो जाना होता है। हम बहुत वर्षों से पत्रकारिता करते आ रहे हैं, मंजरी जी भी बहुत वर्षों से करती आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता था, एक ट्रिकल इफेक्ट होता था। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी की, इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, तो एक ट्रिकल इफेक्ट होता था। 4-5 लोगों से बात कर रहे हैं, अरुण जेटली जी से बात कर रहे हैं, किसी और से, कुछ संभावनाओं नजर आती थी कि जो जो वो कहते हैं ना, हॉसेस माउथ से निकलती थी। तो उसको आधार बना के फिर हम लोग अपनी एक संभावना पे एक जो स्टोरी बना लेते थे। वो जो एक सिस्टम बदला है, जो जो केंद्रीकरण हो गया है बिल्कुल सिस्टम का, कोई हमारे लिए कोई लिसनिंग पोस्ट अब रहा नहीं। जहां बैठ के एक सेंट्रल हॉल एक हमारे लिए जगह होती थी जहां बहुत बड़ी इंटरेक्शंस होती थी, जी वो भी छोड़िए। उसके अलावा भी हम लोगों का मिलना गिलना, किसी के घर चले गए, कहीं खाने पे किसी ने बुला लिया, कहीं और मिल लिए। तो 2014 से ये सारे नियम ताक पे रख दिए गए हैं।
अब सबके सब जो पॉलिटिकल लोग हैं रूलिंग डिस्पेंसेशन में, वो इतने डरे सहमे से रहते हैं कि आपसे बात, मैं थोड़ा सा भटक रहा हूँ, इसी से मैं आऊंगा जी जी रिसेंबल जी में। जी जी बिल्कुल। तो वो देखिए यही तजुर्बा है, कोई, यही तजुर्बा है कि आप लोगों हाँ का जी, हाँ बताते हैं किस तरीके से चीजें होती हैं, तो मुझे मेरे लिए भी एक हाँ। लर्निंग है बिल्कुल ये। तो वो कोई इंडिकेट करने को तैयार नहीं होता। पहले ये नहीं होता था, कई बार हमको रात को बैठे हैं दफ्तर में स्टोरीज करने के चक्कर में 9 बजे किसी नेता को फोन किया, उसने घर पे बुला लिया, अपने बेडरूम में बैठ के उसने बता दिया यार ये हो सकता है, ये कांग्रेस का ही करिए, वर्किंग कमेटी में कुछ ऐसे इंगित हुआ है, वह ऐसी इंडिकेशन हुई है, ये हो सकता है। या अरुण जेटली जी कई लोगों को बता देते थे भाई कुछ, शायद गप्पो गप्पो में ही बताते थे, लेकिन वो सारा सिस्टम खत्म हो गया है। आप जहां तक कहा कि आपने रिशफल होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए बहुत, हालांकि जरूरत नहीं है, मैं सिस्टम को अगर देख के मैं आपसे कहूं, जी क्योंकि केंद्रीकरण के इस माहौल में केवल एक दो लोग मैटर करते हैं। तो उनको कहीं अगर जरूरत लगी, कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग करनी है, चुनाव आ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल, वो भी उनको जरूरत नहीं है। वो भी वो सोचा जाता है कि मोदी जी का नाम ही काफी है चुनाव जीतने के लिए, तो उसी पे सब कुछ होना है, तो क्या जरूरत है। अगर अब मैं दो दो सिनेरियो आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। जी यूपीए जी की जी। सरकार थी, आनन फानन में 10 मंत्रियों ने रिजाइन कर दिए, हम्म या ले लिया गया रेजिग्नेशन, कोई एलिगेशन लगा, कोई चार्ज लगा, चलो रिजाइन कर दो। यहां 2014 से कई लोगों पे एब्सटीन फाइल इज वेरी सीरियस एलिगेशन, या इनएफिशिएंसी का इतना बड़ा एलिगेशन धर्मेंद्र प्रधान पे लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन यूथ देश का उत्तेजित है, रोज पेपर लीक हो रहे हैं, आज भी राजस्थान में एक पेपर लीक हुआ है, वो चलिए वो जी। स्टेट का है, हम्म लेकिन एक एक माहौल बन गया है वैसा। उस हम्म माहौल में जब तक आप वॉर फुटिंग पे और सख्त और पुख्ता कदम नहीं लेंगे, मैसेजिंग नहीं करेंगे, तो कैसे होगा। और सबसे बड़ी मैसेजिंग होती है अगर शरद प्रधान को शायद हटा शायद देते। इसीलिए अभी ये इतनी चर्चाओं का बाजार घर में कि जिस तरीके से मंत्रालयों का काम हुआ है, आपने एप्स्टीन फाइल का नाम लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी के मंत्रालय का कामकाज को लेकर सवाल उठाए हैं, शायद यही कारण है कि रिशफलिंग हो सकती है। नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं, हो सकती है हम्म कि नहीं मैं नहीं कह सकता हूं, हम्म क्योंकि जरूरत नहीं है। अब हम्म आप डिफेंस मिनिस्टर इतने इतने वरिष्ठ नेता हैं राजनाथ सिंह जी, डिफेंस का काम कहीं और से हो रहा है, प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व हैं, जो भी एयरक्राफ्ट की सप्लाई लेनी है तो, या लेना है तो, वो पहले ये समझना चाहिए कि क्या आवश्यकता है। देश की नजर में आवश्यकता है, लेकिन जो लोग सरकार चला रहे हैं उनकी नजर में आवश्यकता है कि नहीं है। आपके सवाल का एक जवाब है, रिशफल होना चाहिए, होगा कि नहीं मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन सर जिस तरीके से मंजरी मैम, पंजाब का इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, क्या उसको भी फोकस में रखा रखा जा सकता है कि हमें इलेक्शन पर फोकस करते हुए कुछ नए चेहरे ऐसे सामने लेकर आने होंगे कि जो एक मैसेज दे सकें, क्योंकि सब जानते हैं, देखिए पंजाब में सिखों की राजनीति होती है, और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ बहुजातीय व्यवस्था वहां पर हम देखते हैं। क्या उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, रखा जा सकता है उत्तर प्रदेश को देखते हुए, पंजाब को देखते हुए, कि उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसे चेहरे लेकर सामने आए जाएं जिनका एक बड़ा वोट बैंक हो, और उनका मिनिस्टर अगर केंद्र सरकार में होगा तो शायद बड़ा उनको जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या संभावना इनकी होती है, इन चीजों की? जितेंद्र देखिए, अभी जैसा अनिल जी कह रहे थे कि 2014 के बाद जो नियम बदल गए इस देश में, हर चीज के नियम बदल गए, उनसे मैं सहमत हूँ। हम्म अगर आप पूछें कि 2014 के बाद और खास करके 2019 के बाद, विशेष तौर पर चीजें जो हैं वो अब सिर्फ बिल्कुल जो एक्सट्रीम टॉप का लेवल है, वो जैसे हम कहते हैं टू, हम्म 1 और 2, मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जो सारे डिसीजन है वो इसी बिल्कुल। लेवल पे लिए जा रहे हैं, है ना। तो अगर आप देखें कि जितनी बार कहा गया था, उससे क्या होता कि एक मॉरल ग्राउंड पे कहीं कोई गलतियां हुई, बड़ा गड़बड़ी हुई, विवाद में नाम जुड़ा, तो हम देखते थे कि 2014 से पहले तक इस्तीफे हर सरकारों में हुए हैं। हम्म शास्त्री जी से लेके माधवराव सिंधिया ने बिल्कुल बिल्कुल। इस्तीफा दिया। उसके बाद बहुत सारे, आप ये देखिए यूपीए में तो लाइन लग गई थी इस्तीफों की। हम्म लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि जब ये तीसरे टर्म में आके ये बीजेपी का एक, जो जैसे कहते हैं ना, एक दिग्विजय से जो उभरा हुआ एक मतलब कहते हैं ना अभिमान है, हम्म वो ही कहने के लिए राज्य मंत्री ने ये, रक्षा मंत्री ने बाकायदा ये कहा कि इस्तीफे जो थे वो एनडीए में इस्तीफे नहीं होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका एक अभिमान है, अहंकार है, जो बोल रहा है कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं।
तो ये बात सच है कि मोदी सरकार, देखिए अगर आप देखें तो ये सिर्फ केंद्र की बात नहीं है। अगर आप लास्ट लास्ट का जो एज ए चीफ मिनिस्टर जब मोदी गुजरात में थे, तो उनके एक दो मंत्री इतने विवादित मंत्री थे, जी उनके जी ऊपर जी बाकायदा दोष स्थापित हो गया, उसके बाद भी उनको मंत्रिमंडल से नहीं निकाला गया। तो जी एक यही अप्रोच के साथ वो केंद्र में आए। यहाँ पे भी अगर आप देख लें तो मतलब एक दो उदाहरण अगर आप सही मायने में देखा जाए तो एमजे अकबर के खिलाफ जो हुआ था, जो पूरा एक मीटू कैंपेन को लेके जो विवादों में आए थे, तो उनसे एक इस्तीफा जरूर लिया गया था। उसके बाद कुछ और लोगों से भी इस्तीफे हुए हैं सरकार में, लेकिन वो किसी एक प्रेशर में आके ये लोग इस्तीफे नहीं लेते हैं। चाहे कोविड के बाद हर्षवर्धन जी का इस्तीफा रहा हो, इसी तरह से जब सूचना प्रसारण मंत्री थी स्मृति ईरानी, तो उनसे कुछ विभाग लेके और उनको बदल दिया गया था। मतलब दूसरा वो दिया गया। इसी तरह से प्रकाश जावड़ेकर जी का जो किया गया, वो सब हुए हैं, लेकिन कभी किसी प्रेशर में आके नहीं कि एक मॉरल ग्राउंड पे या प्रेशर में आके वो लोग इस्तीफे लेंगे। वो इस्तीफे वो लोग नहीं लेते हैं। क्योंकि और अभी अगर अभी के जो अभी भी हालात वो हैं, ले अगर लें, हम देखें, हाँ चाहे बिल्कुल, धर्मेंद्र अगर प्रधान जी उनको के अभी भी मंत्रालय की बात इस्तीफा कर रहे हैं। लेना होता तो आप बिल्कुल। देखिए कि इस देश में कब कितनी एक समय था, एक साल मतलब एक डेढ़ साल ऐसा रहा कि एक के बाद एक रेल दुर्घटनाएं होती रही और लगातार अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग हो रही थी। इसी तरह से जिस तरह से एजुकेशन के फील्ड में गड़बड़ियां हो रही हैं, ये सब इतने विवाद हुए हैं, पेपर लीक हुआ है, लेकिन उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, कुछ अभी तक कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। एप्स्टीन का मामला, वहां आप एप्स्टीन में तो देखिए जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों की कुर्सियां चली गई हैं। अभी लेटेस्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा है। तो लेकिन अपने यहाँ ये सब चीजें ऐसी नहीं होती है। मुझे लगता है कि जो रीशफल है वो कहीं रीशफल की आड़ में हमें जिन्हें बदलना है उनको हम बदल देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो रीशफल होना है वो रीशफल जैसा मेरा ये मानना है, ये अगर रीशफल होता है तो, और वो भी बिल्कुल सही कहा अनिल जी ने कि ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जिन नए साथियों को आप लेके आ रहे हो उनको भी आपने कुछ भरोसा, उनसे भी एक वादा किया होगा, एक उनको कहा होगा, एक कहीं कहीं ना कहीं एक उनको एक समझाइश हुई होगी कि बार्गेनिंग हुई होगी। तो उन बार्गेनिंग में क्या होता है कि जब कोई एक सांसद होता है, बार्गेनिंग में आप क्या कर सकते हैं, आप उसको मंत्री पद दे सकते हैं। बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि ये जो रीशफल है वो रीशफल मतलब उन्हीं उसके अपने चलते है। साथियों को खुश मतलब वो करने के एक, लिए। हाँ, जो आपके साथी जो लोग आए हैं उनको आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है मंत्रिमंडल में। हम्म, अपना एक जो बार्गेनिंग है, अपना आपने जो एक कहीं ना कहीं किसी को एक समझाया है, समझाइश दी है, वो दिया है, तो उसके तहत होगा। और हाँ, इसके पीछे कहीं ना कहीं जब आप वो करते हैं, कैबिनेट रिशफल का आपकी प्लानिंग होती है, तब आप बहुत सारी चीजों को देखते हैं। कहीं चुनाव होने वाला है तो वहां हम्म। जातिगत समीकरण देखते हैं, क्षेत्रीयगत समीकरण देखते हैं, भाषाई समीकरण देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगले साल अगर आप देखें जाए तो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो यूपी में चुनाव होना है, उसके बाद पंजाब में चुनाव होना है, गुजरात में चुनाव होना है, आपका उत्तराखंड में चुनाव होना है। तो अगर इसमें पंजाब देखा जाए तो यूपी, उत्तराखंड और गुजरात, ये जो तीनों राज्य हैं, वहां पे बीजेपी की सत्ता शासित है। है। तो बिल्कुल। बीजेपी है ना, तो बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि ये सारे जो राज्य हैं उसके हाथ से निकले। लंबे समय से बीजेपी पंजाब के लिए कोशिश कर रही है, और अब बंगाल के बाद उसका अगला जो वो है, पूरा टारगेट है, उसकी निगाहें लगी हुई हैं वो पंजाब में। और इस तरह से उसने बाकायदा वहां पिछले 6 महीने से बाकायदा बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है। तो मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं ये भी मैसेजिंग देना है। अगर आप यूपी में देखें, और यूपी कितना महत्व है कि आप देखिए, हम्म। जिस दिन बंगाल का नतीजे आते हैं उसी दिन शुभेंदु अधिकारी जो उनके सीएम फेस थे वहां पे, वो कहते हैं कि बंगाल के बाद हमारा जो अगला लक्ष्य है वो उत्तर प्रदेश है। वो यहाँ तक कि वो समाजवादी पार्टी का भी नाम लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये, हालांकि मतलब एक कहीं ना कहीं वो बीजेपी इस बात के हाँ, लिए तैयार एक रहती है मैं कि हमें आपको मुझे बताऊं कि भी। सत्ता से जुड़े लेकिन क्या हुए आपको एक लगता है, नेता जैसा से कि बात नजीर मैम हुई, बता रही हैं। सत्ता के गलियारे में बात हुई, तो उनसे कि हमने कहा कि क्या जो कैबिनेट रीशफल होगा वो अभी होगा या आप थोड़ा और वेट करेंगे कि बिल्कुल। एसपी से भी जैसा कहा जा रहा है कि लोग आ जाएं।
तो वो हंसने लगे, बोले नहीं अगर होना होगा तो अभी हो जाएगा, वो तो आगे की बिल्कुल बात है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हैं करती कि हैं। इन वजहों से भी ये एक मुद्दा हो सकता है कि संभावना न होते हुए भी सरकार को करना पड़े। अनिल सर, क्या लगता है आपको कि इलेक्शन को ध्यान रखा जाएगा, या जो नए साथी आए हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा? और जैसा कि बता रही है कि बहाना बन जाता है, अगर किसी को हटाना होता है तो रीशफल में उसको हटा दिया जाता है। प्रेशर इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान पर बहुत है, हरदीप पुरी पर बहुत है, अन्य कई मंत्रालय ऐसे हैं जिनको बदला जा सकता है। क्या आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, पंजाब का इलेक्शन प्रमुखता से नजर आएगा अगर रीशफल होता है तो उसमें? और जो साथी नए नए जुड़े हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता है, पंजाब में पूरी तरीके से फोकस उनका रहेगा, वहीं यूपी की अगर बात करें तो कई नए चेहरे सामने आ सकते हैं। क्या लगता है कि इलेक्शन को ही ध्यान में रखते हुए रिशफल होगा, जो प्रेशर में बीजेपी किसी से इस्तीफा नहीं लेती है? देखिए, जो तंत्र प्रेस्टीज इशू पे बनाता है या जिसको ईगो हैसल बहुत होता है, हम्म। उसके वैसे रहा है, ये हमेशा प्रचलन रहा है। कैबिनेट रिशफल एक बहाना होता है कुछ लोगों को हटाने का, जी। एक इज्जतदार तरीके से हटाने का, इससे मैं सहमत हूं। बाकी अगर ये कहा जाए आज के इस माहौल में, इस परिप्रेक्ष्य में कि भाई हर जगह से जब एमपी टूट के आए हैं, बंगाल में टूट के आए हैं, शिवसेना के और टूट के आए हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ बात हो रही है, या पंजाब में है, तो मैं नहीं, मेरा ये मत है कि ऐसा नहीं है कि ये लोग बड़े कुछ हाथ जोड़ के या बड़े छाती ठोक के आए हैं इस पार्टी में। उनको हम्म। हाथ बांध के लाया गया है। कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है उनको मिनिस्ट्री दी जाएगी या नहीं दी गई, हो सकता है बाकी चीजें दे के थोड़ा कुछ कर दिया होगा, लेकिन जैसे और तंत्र का जैसे स्वभाव है इस वक्त, वो कोई ऐसा किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। हाँ, एक जगह जिस तरह से राम जन्मभूमि या राम मंदिर का प्रकरण जैसे खुल के सामने आ रहा है, जैसे विवाद सामने खुल के आ रहा है, जो मुझे हम्म। लगता है कि अंदर के संघ परिवार और बीजेपी के अंदर के झगड़े की एक प्रकाष्ठा है, वो भी किसी ने अंदर से ही कुछ ना कुछ किया होगा। अब जैसे कहा जा रहा है कि योगी जी और दिल्ली के बीच का झगड़ा है, तो उत्तर प्रदेश एक कंपल्शन डेफिनेटली हो सकती है रिशफल के लिए। जैसे आज हम्म। ब्रिजभूषण सिंह जी ने आज तो बड़ा ओपन इंटरव्यू दिया, बड़े दबंग बिल्कुल। होके उन्होंने, वो है ही दबंग, वो है ही दबंग। आज दबंग होके उन्होंने कहा कि हमें पार्टी बता दे, अगर हमारी जरूरत नहीं है तो हम कुछ और कर लें। हम्म। तो ऐसे इंडिकेशन जो है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा कंपल्शन इनका बन सकता है। पंजाब में कुछ ऐसी बात है नहीं, रवनीत बिट्टू ऑलरेडी मंत्री हैं, राज्यसभा बिल्कुल। उनकी खत्म हो गई थी, लेकिन उनसे रेजिग्नेशन नहीं लिया गया, वो एक हम्म। इंडिकेशन थी। उन्हीं के साथ एक और किसी जगह के थे जिनको, जोसेफ थे जो केरल से थे, उनसे जी जी जी। उनकी राज्यसभा खत्म हुई, उनसे रेजिग्नेशन ले लिया गया मिनिस्ट्री से, बिट्टू से नहीं लिया गया। वो हम्म। एक छोटी सी कंपल्शन नजर आ सकती है कि पंजाब को हम छेड़ेंगे नहीं। लेकिन 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 उसमें इतनी यह भी बड़ी आ रहा है कि सर, उसमें यह भी आ रहा है कि बिट्टू, रवनीत बिट्टू को हो सकता है कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन की जिम्मेदारी पंजाब में दे दी जाए और यहां से उनकी विदाई हो जाए, ऐसी चर्चाएं भी हैं। नहीं, वो पहले वो तो तय करें कि पहले वहां कुछ दे दें फिर हटाएं, या पहले हम्म। हटा दें तो फिर बनाएं, वो तो हुआ नहीं ना कुछ भी। उसमें भी हम्म। अगर इंगित करना होता तो ये होता, राज्यसभा से मिनिस्ट्री से उनको रिजाइन करवा लेते। वो नहीं हम्म। किया उन्होंने, वो भी ऑप्शन इसलिए रखा है कि शायद उनको लग रहा है कि वहां शायद बीजेपी का पंजाब में कुछ ऐसा माहौल ना बन पाए, बिट्टू को वहां भी नुकसान हो जाए और हम्म। यहां से भी चला जाए, तो उन्होंने उसको एक कुशन रखा है बिट्टू के लिए कि आपका हम्म। मंत्रालय यहाँ कायम है, फिर आने वाले वक्त में देखेंगे, अगर पंजाब में कुछ नहीं हुआ तो कहां से आपको राज्यसभा से लाना है वो हम देख लेंगे। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी कंपल्शन नहीं है। कंपल्शन उत्तर प्रदेश बन रही है, जो मेरी समझ में आ रहा है, जो होने जा रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत उथल पुथल है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, इनके शीर्ष नेताओं के अंदर भी। वो हम्म। फोर्स और कर ऊपर से सकता है राम मोदी मंदिर का जी नया मुद्दा आ गया है, ऊपर से राम मंदिर चंदा घोटाला एक नया उसी मुद्दा वजह है। से उसी वजह से उसी हम्म। वजह से जैसे ब्रिजभूषण सिंह ने आज बोला है, तो कुछ इंडिकेट कर रहे हैं ना वो जी जी वो जी। अकेले नहीं बोल रहे हैं, उनके पीछे भी कोई लॉबी होगी, कुछ लोग होंगे हम्म। जो उन्होंने कहा हमारी अगर जरूरत नहीं है तो बता दीजिए, हम कुछ और इंतजाम कर लें अपना। तो बिल्कुल। उत्तर प्रदेश, मुझे लगता है कि आज के माहौल में उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी कंपल्शन मोदी जी के लिए बन सकती है कि हम्म। एक रिशफल करके कुछ लोग जो नाराज हों या कुछ लोग जिनको खुश करना है उनको लाया जा सकता है, वो हो सकता है। सर, एक नाम बहुत चर्चा में है अनिल सर, क्योंकि आप लोगों ने मंत्रालय को बहुत करीबों से देखा है, जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं। शशिकांत दास एक ऐसा नाम है जो पिछले कई सालों से भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, उससे पहले सचिव रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में। चर्चाएं ऐसी आ रही हैं अनिल सर, मैं आपसे जान समझना चाहूंगा, क्या ये चर्चाएं हैं या हो सकता है ऐसा कि शशिकांत दास को फाइनेंस मिनिस्ट्री में लेकर आया जा सकता है?
देखिए बहुत बड़ा कदम होगा और सोच में परिवर्तन होगा अगर एक टेक्नोक्रेट को लेके आते हैं ये, अगर तो हम्म, शशिकांत हम्म, दास जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह एक टेक्नोक्रेट थे, वो जी बिल्कुल। ब्यूरोक्रेट नहीं थे, लेके आए, लेकिन उस वक्त की सोच और समझ कुछ और थी। अब सोच और समझ ये है कि वर्चस्व की सोच है, तो अगर हम्म, टेक्नोक्रेट किसी को लेके आए तो वो तो अपने हिसाब से चलने की कोशिश करेगा। जी मुझे बिल्कुल। नहीं मालूम आज के हालात में कितना चल पाएगा, लेकिन अगर आप इस सोच और समझ से ला रहे हैं कि एक्सपर्ट को लाना है, फिर आपको एक्सपर्ट को जमीन भी देनी होगी। और मेरा मोदी साहब मानना का है तो कि स्टाइल रहा है ना, मोदी साहब का तो स्टाइल रहा है, ये अश्विनी वैष्णव को ऐसे ही लेकर आए, हरदीपुरी साहब को ऐसे ही लेकर आए, कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको वो अपने मंत्रालयों में लेकर आए हैं जो राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता था उनका। जयशंकर साहब को देख नहीं नहीं, लीजिए, उस मेरा फाइनेंस मैं मिनिस्टर। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, लेकिन क्या हरदीप पुरी को फ्री हैंड है? क्या हम्म, क्या आपने एक और नाम लिया अश्विनी, तो वो तो मतलब जो पुराने राजनीतिज्ञ हैं उनसे भी बढ़ के वो बातें करते हैं, जो स्टाइल हो गया उनका बात करने का। हम्म। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री में किसी टेक्नोक्रेट को लाना है, जैसे मनमोहन सिंह जैसे सीनियर आदमी को लाया गया, हम्म, शक्तिकांता दास को भी अगर लाना है, तो मेरा ख्याल है फिर प्रधानमंत्री जी की सोच में भी परिवर्तन की इंडिकेशन वो होगी कि अगर वो हम्म, आए हैं तो फिर उनको अब काम करने की एक स्पेस भी देनी होगी। और बिल्कुल। मेरा मानना है कि लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए। हम्म। मंजरी मैम, यूपी की बात जैसे हम कह रहे हैं कि यूपी में क्योंकि बहुत बड़ा इलेक्शन है और सर भी बता रहे हैं अनिल सर की बहुत ज्यादा कंपल्शन मोदी के सामने वहां पर आने वाली है, सरकार के सामने आने वाली है। क्या वाकई में क्योंकि अभी संगठन में बदलाव वहां पर हुआ है, हमने देखा है कि नई टीम वहां पर बनी है और अमित शाह जो कि नंबर 2 माने जाते हैं, चर्चाएं ऐसी भी आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश को देखते हुए अमित शाह को भी कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि वो गृह मंत्री हैं, नंबर 2 है पार्टी में, सहकारिता मंत्री भी हैं, लेकिन कहीं इससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी और दी जा सकती है। क्या वो बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है? क्या उत्तर प्रदेश की जवाब उनको मिल सकती है साथ के साथ में चुनाव लड़वाने के लिए? देखिए एक बात बताऊं जितेंद्र, मेरा मानना है कि अमित शाह आज के पूरे सिस्टम में एक ऐसा चेहरा है हम्म, जिनको जिम्मेदारी देने की बात नहीं है। वो हम्म, मतलब ये तो आप कह रहे हैं कि जो राजा है उसके हाथ में ही चाबी सौंप दी जा रही है। भाई उसको तो सब कुछ है। हम्म, अगर इस सरकार में सिस्टम में मोदी चेहरा है तो उसके पीछे हम्म। की जो पूरी सोच है वो अमित शाह है। अमित शाह की हैं मतलब बिल्कुल। भले ही आप ये देखिए कि चाहे वो जेपी नड्डा रहे हो, चाहे वो अभी बीजेपी के नए जो नितिन मतलब नवीन। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, वो सब कोई भी हो, लेकिन आज एक जो सामान्य बच्चा भी ये बात को जानता होगा कि बीजेपी की जो पूरी रणनीति है, सब कुछ है, उसको चलाने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो है अमित शाह। ये कोई बिल्कुल। छुपी हुई बात नहीं है। मतलब ये हम्म। सब जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अमित शाह को कोई एक बड़ा पद की अब कोई लालसा या कोई वो नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी जिम्मेदारी अगर मिल देखा सकती है, जाए तो मतलब ऐसे मैं पद की तो लालसा देखिए नहीं, नहीं है। जिम्मेदारी की भी एक बार बताऊं, देखिए एक बताऊं, जिम्मेदारी की भी क्या बात है भाई। वो एक चीज आप मत भूलिए कि वो होम मिनिस्ट्री नहीं छोड़ेंगे जहां तक मुझे लगता है। अब होम मिनिस्ट्री सिर्फ वो तभी छोड़ सकते हैं जो जब उन्हें इससे ऊपर का पद मिल जाए, वरना होम मिनिस्ट्री उनके पास रहेगी और उसका हम्म, पद मिलने के बाद भी वो मिनिस्ट्री किसी और के पास जाएगी कि नहीं जाएगी, ये एक अलग मुद्दा बड़ा होगा, वो बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जो आपने कहा ना, जिम्मेदारी सब कुछ तो उनके पास है। वो मतलब सिर्फ दिखाने के लिए वो जिम्मेदारी किसी और अपने को देने वाली बात है। तो मुझे नहीं लगता। लगता नहीं है हाँ, ऐसा कि उत्तर प्रदेश जो बात है वो जाहिर सी बात है कि विधायकों की अगर मतलब असेंबली की बात करें तो देश की सबसे बड़ी असेंबली है। 80 लोकसभा सीटें आती हैं और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की कोशिश है, जैसा कि लगातार सत्ता के गलियारों से सुनने की आ रहा है, कि हम्म, आने वाले सेशन में, मतलब इसी सेशन में और नहीं तो हद से हद विंटर सेशन में, सरकार डीलिमिटेशन का बिल ले आएगी। देश में जनगणना की कवायद शुरू हो चुकी है। तो हम्म, इन सब को देखते हुए ये सरकार की पूरी कोशिश होगी कि 2029 तक हम बढ़ी हुई मतलब बढ़े हुए सीटों के साथ लोकसभा चुनाव कराने की व्यवस्था करें। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। ऐसा होता है तो उसमें भी आप ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा राज्य होकर निकलेगा। तो बीजेपी के लिए यह है कि अगर हम 10 छोटे छोटे राज्य हमारे हाथ में ना भी आए, एक अकेला उत्तर प्रदेश ही आ गया, वही हमारे लिए सब पे बेड़ा भारी पार लगा होगा। देगा, अगर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना, तो आज भी अगर आप देखिए 80 सीटें वहां से निकल रही हैं, तो 80 सीटों में से भी जैसा कि 2019 में हुआ था, वो
आ गई थी, वहां 70-72 सीटें लगभग आई थी। तो अगर इसी तरह से वो आते रहे, और विधानसभा में भी जिस तरह की है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि वहां पे अब, अच्छा दूसरी बात है कि चुनाव का जो एक पूरा का पूरा एक सिस्टम तैयार हो गया है, वहां पे विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि भाई पूरा का पूरा सिस्टम है, चाहे जुडिशरी हो चाहे चुनाव आयोग हो, वहां सब कुछ वो सिस्टम जो है वो सरकार के मतलब मैं कैप्चर कर अधीन लिया तो है, नहीं, वो लगातार ये बात कहते हैं, हाँ कैप्चर कर लिया कैप्चर सब चीजों कैप्चर कर लिया अधीन, तो सब उसी तरह से चल रहा है। तो अगर मतलब उनका तब ये मानना ये है कि भाई अब इस देश में चुनाव की जरूरत भी क्या है, जब इस तरह की बातें होने लगी हैं, तो वहां पे बीजेपी, लेकिन अभी भी आपको भाई चुनाव आपको करवाने ही पड़ेंगे, चुनाव करवाने बिल्कुल पड़ेंगे तो बिल्कुल विपक्ष बिल्कुल। भी खड़ा तो ही समय की होगा। कमी है, जब आप लोगों से चुनाव याद होंगे तो चाहूंगा मैं वो मंजरी जीत मैम। हार कैसे होती है वो बात अलग है, बिल्कुल। लेकिन तब चुनाव भी होंगे और उसके नतीजे भी निकले जाएंगे, और अनिल उसके सर, बाद चलते चलते नतीजों के आपसे एक बाद छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगा। अनिल सर, छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगा कि समय की पाबंदी है, क्योंकि समय खत्म होने वाला है। जी। क्या वाकई में हम रिशफल देख रहे हैं? आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछा है। मैंने फिर कहा, मैं फिर दोहराऊंगा, होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा मैं नहीं कह सकता। तो मोदी लेकिन जी के हाथ में है। उत्तर प्रदेश मोदी जी के गले में एक हड्डी बन के आने वाला है, जो शायद करवाए, हाँ, जो शायद शायद करवाए। रिशफल करवाए। शुक्रिया आप दोनों के मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए कि रीशेफल होता है नहीं बहुत होता, वो बड़ा धन्यवाद। सवाल है। लेकिन मुश्किलात बहुत सारी आने वाली हैं, भले ही कुछ मंत्रालयों को लेकर संशय बना हुआ है कि इन मंत्रियों की गद्दी जा सकती है। लेकिन बीजेपी की ये पुरानी हिस्ट्री रही है कि दबाव में इस्तीफा नहीं लेती है, लेकिन रीशेफल के नाम पर जरूर उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है और उनके मंत्रालय में बदलाव हो सकता है। लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या वाकई में रीशेफल होता है नहीं होता, ये बड़ा सवाल रहेगा। शुक्रिया आप दोनों को जुड़ने के लिए मेरे साथ।